वेलकम। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं फाइनल ईयर बीएमएस को, जो एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है रिसर्च इन आयुर्वेदा। तो ये नया सब्जेक्ट कई सालों से चल रहा है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या है, जब आप में से बहुत सारे लड़के जो है वो इच्छुक होते हैं कि आयुर्वेद उनको कंसल्टेंट बनना होता है, मैं आपको सबको प्रेरित करता हूं, सबको आशीर्वाद देता हूं, सबको स्टिमुलेट करता हूं कि चाहे आप कोशिश तो कीजिए, कम से कम जो एंट्रेंस होती है वो एंट्रेंस देने के लिए जरूर आप प्रयत्न कीजिए। हो सकता है कि आपका नंबर लग जाए और आप एमडी या एमएस कर सकते हैं। जैसे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो हमारा नॉन क्लिनिकल नहीं, क्लिनिकल भी हो सकता है, काय चिकित्सा एमडी हो सकते हैं, फिजियोलॉजी क्रिया शरीर में एमडी हो सकते हैं, द्रव्य गुण विज्ञान में एमडी हो सकते हैं, और जो हमारी अलग ब्रांचेस है सर्जिकल, उसमें आप एमएस हो सकते हैं। मतलब जैसे कि शल्य तंत्र एमएस, चालाक्य तंत्र एमएस, स्त्री रोग प्रसूति तंत्र एमएस, ऐसे आप जरूर कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक अभी से देता हूं, क्योंकि उसकी शुरुआत इस रिसर्च टॉपिक से हो रही है। क्योंकि ये रिसर्च टॉपिक आगे चलकर एमडी और एमएस के लिए जो कंसेप्ट है, रिसर्च वाली, संशोधन करने वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाँ, तो रिसर्चेस इन आयुर्वेदा, इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स में। ऐसा पूछा जाता है कि हमारे पुरातन हिस्ट्री जो है, संहिता जो है, वेद काल जो है, उसमें कोई संशोधन का कुछ उल्लेख वगैरह है क्या? वैसे ही अभी अभी चालू हो गया है, जब एमयूएचएस का एमडीएमएस चालू हो गया तभी से ये रिसर्च आयुर्वेद में है। पुराने जमाने में रिसर्च वगैरह नहीं था। ये बात गलत है, ये बात गलत है। हमारे आयुर्वेद में शुरुआत के दिनों से संशोधन की कंसेप्ट, रिसर्च की कंसेप्ट बहुत ही पहले से हमारे यहां मौजूद है। और वही परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए बताइए कैसी वो हमारी संहिता ग्रंथ में, संहिता का मतलब जानते हैं ना, कॉम्पेंडिया, बृहत्त्रयी और लघुत्त्रयी, जैसे कि चरक, सुश्रुत और अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय। संग्रह हृदय की बात आई तो वाग्भट ये ऑथर है, चरक का वाग्भट लेखक है चरक, सुश्रुत का लेखक है सुश्रुत। उसके आगे चलकर माधव निदान है ना, योग रत्नाकर है और भाव प्रकाश है। ये आगे आगे जैसे जैसे ग्रंथ आए ना, आप देखते जाएंगे कि उसी में ज्यादा ज्यादा हमारा जो ज्ञान है वो बहुत सिस्टमैटिक हो गया, वो बहुत प्रोग्रेसिव हो गया। जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, तो अपने आप वो प्रगति संशोधन के बिना हो ही नहीं सकती। तो आयुर्वेद में पहले से ही संशोधन कंसेप्ट, रिसर्च वाली कंसेप्ट थी, भूतकाल में, पास्ट टेंस में, अभी है, और आगे चलकर भी हम रिसर्च करते रहेंगे और हमारे आयुर्वेद की दवा की पेटेंट लेते रहेंगे। कई साल पहले वाली बात मैं आपको बता देता। अमेरिका में ये जो टर्मेरिक होता है ना, हल्दी हल्दी, उसका कुछ मलम बनाया किसी अमेरिका वाले रहने वाले लोग ने, शास्त्रज्ञ ने, और उन्होंने अमेरिका के गवर्नमेंट को बताया कि इसका मेरा पेटेंट दीजिए। तो जब ये बात हमारी भारत की एक्सपर्ट लोगों के कानों पर आई, ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं, तो वो बहुत अस्वस्थ हो गए। उनमें से एक नाम आपको लिखना पड़ेगा, डॉक्टर माशेलकर, डॉक्टर माशेलकर। और एक नाम है डॉक्टर भूषण पटवर्धन। ये पुना के दोनों, ये जो माशेलकर है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइजर है, एडवाइजर थे। जो हमारा एक साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट होता है डीएसटी, वहां के वो एडवाइजर थे। ये जो बातें हैं ना भैया, ये मेरे पीपीटी में नहीं होती, इसीलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो भी देखना बहुत ही फायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि इतनी सारे एक्सपीरियंस्ड चीजें डॉक्टर देशपांडे बताते हैं कि पूछो मत, कॉलेज का एक भी शिक्षक इसका रेफरेंस नहीं देगा आपको। तो ये डॉक्टर माशेलकर और भूषण पटवर्धन ने अमेरिका के खिलाफ कोर्ट में जाकर बता दिया, अरे क्या भैया आप ये हल्दी का पेटेंट मांग रहे हैं। देखिए मेरा चेहरा, गलत चीज है, गलत चीज है। ये टर्मेरिक हल्दी का ज्ञान हमारी वेद वांग्मय से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद,
चरक, सुश्रुत, वाग्भट, इनमें पहले से ही हमने हल्दी के एंटीसेप्टिक कृमिघ्न गुण बता दिए हैं। तो ये आपका खुद का नॉलेज नहीं है, आप इसका पेटेंट नहीं ले सकते। और इसलिए बहुत कोर्ट में, फिजिकल नहीं, कोर्ट में बहुत सारा झगड़ा हुआ और इसमें हमारी भारतवर्ष की जीत हो गई। यस, देखिए रिसर्च का महिमा मैं आपको बता रहा हूं। तो चालू करते हैं आज का वीडियो, रिसर्च इन आयुर्वेदा। ठीक है, आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप ऑन 9226810630। अगेन मैं आपको सबको हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, आप कौन सी भी वर्ष में हो, कौन सी भी विषय की पढ़ाई करते हो, दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है उस विषय का सिलेबस, अभ्यासक्रम, वो पूरा का पूरा याद होना चाहिए आपको। और दूसरी बात आती है वो PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास तो अभी ये जो 2020 तक पेपर ज्यादा तक हैं, आपके किसी के भी पास 2022, 2023 और 2024, फिर 4 साल मैं बता रहा हूं कोरोना से लेकर 2019, 2020, 2021 और 2022, आपके लाइब्रेरी में जाइए, कृपा करके सभी लड़के तुरंत जाइए। और मेरी एक विनंती, हाथ जोड़कर किसी को भी कौन से भी विषय के ये 4 वर्ष के पेपर मिल गए तो तुरंत डॉक्टर देशपांडे को उसकी PDF या फोटोग्राफ भेजिए। मैं आपका आभारी रहूंगा, आपके ऋण में रहूंगा। 4 साल के मेरे को पेपर चाहिए। ठीक है, चलते हैं। डिस्क्राइब द ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। ऐतिहासिक पार्श्वभूमि बताइए, आयुर्वेद में पहला कुछ रिसर्च था क्या, ऐसी ये बात है। आगे चलते हैं। ये देखिए, उन लोगों को पहले बताना पड़ेगा कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा इतिहास क्या है। तो शॉर्ट में पहले ही उनको बता देना चाहिए कि ये कैसे इवोल्यूशन है। ये साइंस जो है ना, लोग क्या बोलते हैं, देखिए मैं ध्यान से बता रहा हूं। वो बोलते हैं अरे आपने जो आयुर्वेद की बता रहे हैं आप बात, वैसा के वैसा जुना पुराना सड़ेला शास्त्र है, उसमें कुछ भी आगे आगे नहीं है। उनको गलत फहमी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग। उनको बता दीजिए कि हमारा आयुर्वेद भी धीरे 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 प्रगति कर रहा है, प्रगति कर रहा था। एकाएक सबके सब चीजें वही नहीं थी, धीरे धीरे बढ़ रहा है, रिसर्च के द्वारा बढ़ रहा है। ध्यान से सुनिए, संशोधन के बिगाड़ कोई भी शास्त्र आगे बढ़ नहीं सकता। और हमारा शास्त्र आगे आगे बढ़ा है, आगे आगे बढ़ रहा है और आगे आगे बढ़ेगा। तो रिसर्च वॉज देयर, रिसर्च इज देयर एंड रिसर्च विल बी देयर। ऐसी आपको ओरल में, ओरल तो नहीं है रिसर्च की, सादा सुदा पेपर है, फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये डिवाइन नॉलेज है। डिवाइन का मतलब, वो लोग पूछेंगे क्या आप रिलीजन, धर्म बिर्म, देव बप्पा वगैरह मानते हैं क्या, नहीं। उनको बोलने का डिवाइन का मतलब सुपर ह्यूमन बीइंग नॉलेज, इतना। जैसे अभी के जमाने में ना एक पॉडिग्री नाम का एक शब्द है, आप लिख के रखिए पॉडिग्री। आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए कि अभी के जमाने में ना पॉडिग्री बच्चे होते हैं जिनका नॉलेज इतना होता है कि पूछो मत। 5 साल का लड़का PhD कर लेता है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा, अरे देखिए आप इंटरनेट पर जाइए, मिल जाएगा आपको। हमारे महाराष्ट्र के भगवान, ये जो संत है ना ज्ञानेश्वर, उन्होंने 18 साल की उम्र में पूरी ज्ञानेश्वरी नाम का एक बृहद बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखा कि जो एक तरफ से भगवत गीता के ऊपर प्रवचन है। ज्ञानेश्वरी, कितने उम्र, 17 या 18। हम क्या करते हैं 17-18 में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करते हैं। हाँ, उन्होंने तो इतने बड़ी बड़ी चीज की थी। तो ऐसे लॉर्ड ब्रह्मा मतलब एक्स्ट्रा उनको नॉलेज था, ऐसा कुछ व्यक्ति हो सकता है लॉर्ड ब्रह्मा। उनके द्वारा, ये देखिए उनके द्वारा, ये आयुर्वेद के आचार्य जो है ना पुराने वाले, उनकी तुलना किससे हम कर सकते हैं, हम अली, जो अभी के जमाने में जो साइंटिस्ट बोलते हैं वो सब हमारे आचार्य हैं। चरक वॉज अ साइंटिस्ट, सुश्रुत वॉज अ साइंटिस्ट, वाग्भट वॉज अ साइंटिस्ट, माधव वॉज अ साइंटिस्ट, सुने शारंगधर वॉज अ साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया, ये आयुर्वेद का नॉलेज है ना, वो शास्त्रीय तरीके से आगे चलकर उसको बहुत तरीके से इवोल्यूशन कर दिया। तो अभी हम पहले देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या है, पहला कौन था, उसके बाद में कौन था, प्रगति कैसे कैसे किन व्यक्तियों के द्वारे हो गई है। देखिए, तो ये पहले वेद हो गए थे। वेद मतलब इटर्नल नॉलेज ऑफ, इटर्नल टेक्स्ट ऑफ द नॉलेज, विद विंदति। वेद शब्द कैसे आया है, नॉलेज के द्वारा। ये नॉलेज के बहुमूल्य ग्रंथ है, जिसको चार नाम दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें अथर्ववेद में आयुर्वेद के संदर्भ ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। वो आगे देखेंगे कौन से मिलते हैं। वो बिना किसी ऑब्जर्वेशंस के, बिना किसी एनालिसिस से वो बातें आती नहीं सकती। एक देखिए, आप दो शब्द लिख दीजिए नोटबुक में। रिसर्च में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लिखिए लिखिए, कृपा करके लिखिए। रिसर्च उधर नहीं है, पीपीटी में नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। रिसर्च में एक तो निरीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऑब्जर्वेशन। हाँ, न्यूटन मालूम है आपको, न्यूटन साइंटिस्ट, वो गिरा था एप्पल, एप्पल गिरा था ना पेड़ से, तो उन्होंने कौन सा संशोधन किया था मालूम है आपको? ग्रेविटी। हाँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। ये सिद्धांत किसने बताया? न्यूटन ने बताया। क्यों बताया? न्यूटन ने देखा पेड़ से जो फल है सफरचंद, वो नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब नीचे पृथ्वी में ऐसा कौन सा तो फोर्स होगा जो नीचे ला रहा है। और वो न्यूटन ने, उसने नाम दिया, ये करके क्या किया, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी फोर्स। तो इसी तरह से हमारे जो आचार्य साइंटिस्ट थे, उन्होंने जैसे जैसे आगे चलकर पैसेज ऑफ टाइम ये थेरोटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज में एक्सपर्टाइज कर दी, प्रावीण्य प्राप्त कर दिया, और आगे चलकर हमें बातें एक्सप्लेन करते करें। आयुर्वेदा इज एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस। एविडेंस है, सत्कार्यवाद। हम बोलते हैं आयुर्वेद में कौन सी भी चीज ऐसी क्या बोलते हैं, बिना कारण नहीं होती, बिना कारण, विदाउट कॉज नहीं होती। जो भी आप बीमार पड़ रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती ही है। उसको आयुर्वेद का सिद्धांत लिखा है, सत्य कार्यवाद। लिख दीजिए, ये शब्द पीपीटी में नहीं है। देशपांडे का सिखाना पीपीटी सिर्फ नहीं होता। बाकी के यूट्यूब चैनल देखिए आप, सिर्फ पीपीटी पढ़ते जाते हैं। देशपांडे सर ऐसा नहीं करते। हाँ, तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। निरीक्षण करना चाहिए। तो एविडेंस, एविडेंस का मतलब सबूत बोलते हैं हिंदी में, सबूत। सबूत चाहिए। ठंडा खाया तो नाक में से पानी आ जाएगा, फ्लू हो जाएगा मेरे को। ज्यादा तीखा तीखा खाया तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो पित्त प्रकोप होने से एसिडिटी होती है, कफ प्रकोप होने से सर्दी जुकाम होता है। ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस। उसको सबूत हम दे सकते हैं। हाँ, देखिए, लॉर्ड ब्रह्मा वो प्राइमरी रिसर्चर था, शुरुआत का पहला रिसर्चर कौन था हमारा आयुर्वेद का? लॉर्ड ब्रह्मा। उसके बाद उसने सब जो नॉलेज है वो दक्ष प्रजापति व्यक्ति को दे दिया। दक्ष प्रजापति ने ये नॉलेज जो है वो अश्विनी कुमार, ये सब नाम आपको याद करने पड़ेंगे, अश्विनी कुमार को दे दिया। कुमार का मतलब वो दो थे, ट्विंस जैसे थे। और वो जो ट्विंस थे वो फिजिशियन ऑफ द गॉड्स, देव देवताओं के वो फैमिली फिजिशियन थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये जो नॉलेज है कुमार, अश्विनी कुमार ने, वो इंद्र को दे दिया। हाँ, आगे चलते हैं। आगे चलकर क्या हो गया, बट ड्यूरिंग दैट इरा, ये हमारे पृथ्वी तल पर बहुत सारे जो ऋषि मुनि थे, हाँ, जो आचार्य थे, वो अपना अपना काम कर रहे थे, अपने अपनी मेडिटेशन कर रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि अरे पूरे आसपास के जो लोग हैं हमारे रहने वाले, वो बीमार पड़ रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या वजह हो सकती है। उनकी खान पान में गलती हो सकती है, उनकी जीवन शैली में प्रॉब्लम आ सकता है। तो उनमें से जो कुछ एक्सपर्टाइज जो टीम थी, जो आचार्यों की, उसमें भारद्वाज जो है वो इंद्र के पास गए और उन्होंने विनती की, हे भगवान, हमें वो ज्ञान दे दीजिए जिसके द्वारा, जिसके द्वारा हम हमारे सबोताल के जो आदमी हैं, लोग हैं, सोसाइटी है, समाज है, उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो दुरुस्त कर सकेंगे। तो उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस, हिमालय नाम का जो पर्वत है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो उसके नजदीक माउंटेन्स में कुछ स्पेसिफिक तरीके के एकत्रित लोग जम गए। तो वो थी आयुर्वेद की पहली कॉन्फ्रेंस।
ये अभी के जमाने में ना सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, तीन शब्द लिखिए। सेमिनार, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, ये रिसर्च से जुड़ी जुड़े शब्द हैं। तो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस का उल्लेख है, जहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट, हमारी आचार्य मिलते थे और एक दूसरे के साथ वाद और प्रतिवाद करते थे, चर्चा करते थे, डिस्कशंस करते थे, और उसके द्वारा फाइनल एक जो उसका क्या बोलते हैं ना, जैसे हम यहाँ पर भी सेमिनार्स में एक फाइनल व्यक्ति, अथॉरिटी होती है, हाँ, उसके द्वारा वो निर्णय किया जाता है। उसी तरह उस टाइम पे भी होता था। अभी चालू हो गया, इसके बाद वो भारद्वाज के जो शिष्य थे, उनमें से जो एक्सपर्ट कुछ स्टूडेंट्स थे, जैसे कि चरक ऋषि, उन्होंने मेडिकल राइटिंग चालू किया। ठीक है। तो जो पहले वाला हमारा ज्ञान था, वो बेसिकली थ्री कंपार्टमेंट्स थे ज्ञान के। जैसे कि हम हमेशा स्टडी करते समय, मतलब वो आचार्य स्टडी जब करते थे, लोगों का अभ्यास करते थे, लोगों को ट्रीटमेंट देते थे, तो तीन शब्द का इस्तेमाल करते थे: हेतु, लिंग और औषधि। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। हेतु का मतलब कॉजेस, लिंग का मतलब सिम्टम्स, और औषध का मतलब ट्रीटमेंट। कॉजेस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, ये तो हमारा बेस है आयुर्वेद का, त्रिस्कंद आयुर्वेद। तो ये बेस ही साइंटिफिक है। ऐसे ही कुछ उठकर हम वो बोलते हैं ना, जड़ी बूटी आप दे देते लोगों को, ऐसा नहीं देते। हम पहले देखते हैं कि वो बीमारी क्यों है, कॉजेस क्या है, उसके वातज लक्षण क्या है, पित्त के लक्षण क्या है, और बाद में उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो बाद में आगे चलकर जैसा जैसा वक्त बढ़ रहा था, तो ये जो त्रिसूत्र आयुर्वेद था, वो बहुत ब्रांचेस में बट गया। और ये जो प्रगति की प्रोसेस थी, आयुर्वेदा इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस सिंस एंशिएंट टाइम टू द प्रेजेंट ईरा। उस जमाने से 5000 ईयर्स बैक बीसी, आज से 21st सेंचुरी तक, ये धीरे 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 करके उसमें अपग्रेडेशन, उसमें नए नए एडिशंस बन रहे ज्ञान की। जैसे कि मॉडर्न के बुक्स के होते हैं ना एडिशंस, वैसी हमारी ज्ञान की जो लेवल है, वो धीरे धीरे हमेशा बढ़ती आई है, बढ़ती रही है, और बढ़ेगी भी। ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट जो थे आयुर्वेद के, उसका उल्लेख वेद वांग्मय में आ गया है। जैसे कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में उसका संदर्भ ज्यादा है। एक्सप्लोरेशन ऑफ वैदिक लिटरेचर इन टर्म्स ऑफ रिसर्च reveals that there is a mention of 67। ये देखिए ऋग्वेद में मेडिसिनल प्लांट्स कितने थे, देखिए पहला वाला ग्रंथ ऋग्वेद में 67 थे ओनली। मैं बता रहा हूं ना कैसी प्रगति चल रही है। हाँ, ये रिसर्च के बिना नहीं हो सकती प्रगति। ध्यान, बार बार ये बोलना कि रिसर्च के बिना प्रगति नहीं, रिसर्च के बिना अगली अगली पुस्तक की एडिशन आती ही नहीं है। जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मालूम है आपको? फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक, ये क्या है? ये एडवांसमेंट है। ये हमारा ऐसे ही देखो, फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन ओनली 67 इन ऋग्वेदा। यजुर्वेद में देखिए, नंबर देखिए, यहां पर मैं कर्सर लेता, 82 नंबर है, देख रहे हैं ना आप, 82। तो थर्ड जनरेशन में क्यों कितने हो गए मेडिसिन? 289 इन अथर्ववेदा। समझ रहे ना पैरेलल कंसेप्ट? जैसे मॉडर्न के पहले वाला एंटीबायोटिक कौन सा था? ओनली पेनिसिलिन, ओनली पेनिसिलिन। लिख दो। अभी कितने बढ़ गए हैं? एमिकैसिन है, जेंटामाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, प्रोजिथ्रोमाइसिन है ना? तो इसी तरह ये है, इसी तरह हमारे आयुर्वेद में भी प्रगति है। डिसीजेस की बात करता हूं, ऋग्वेद में राजयक्ष्मा, यहां पर कर्सर देखिए, राजयक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस, ग्रहणी, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, प्रति क्या है, रुद्रोग, आसान जो वर्ड है, रुद्रोग मतलब हार्ट डिसीजेस, और चर्म रोग, चर्म का मतलब स्किन डिसीजेस, ये बताए गए हैं। ठीक है। ये अथर्ववेद में देखो कितने रोग बढ़ गए हैं। उन्होंने क्या किया है? कास का उल्लेख किया है, कफ, देन किलास, देन जलोदर मतलब असाइटिस, देन गंडमाला, यहां पर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, मूत्रगत अश्मरी, रीनल स्टोन, अर्बुद ट्यूमर्स, और विषमज्वर, टाइफाइड एंड मलेरिया। ये सब बातें आगे आगे चलकर उसमें डिसीजेस की संख्या भी बढ़ गई है ना। जैसे कि मॉडर्न वाले जमाने में भी पुराना सिर्फ क्या था? फ्लू था, मलेरिया था।
अभी देखिए चिकुनगुनिया आ गया, डेंगू आ गया, है ना। ये उनकी प्रगति है ना, तो हमारी भी प्रगति है यहां पर। इतना आपको बताना पड़ेगा कि आयुर्वेद में भी रिसर्च था, रिसर्च है और रिसर्च रहेगा। ऋग्वेदा मेंशंस, ऋग्वेद में त्रिदोष बताए हैं और ओनली थ्री धातु बताए हैं। आगे चलकर अथर्ववेद में ये तीन दोष के खुले खुले आम नाम बता दिए। ऋग्वेद में नाम इतने नहीं थे, अथर्ववेद में बता दिया है कि 4 टाइप्स ऑफ वायु है, पित्त, देन बलास मतलब कफ, ये सब बातें उन्होंने बता दी। ऑल दिस इंडिकेट्स, ये देखिए रेड लाइन वाला इंपॉर्टेंट है, रिसर्च प्रोसेस गोइंग ऑन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट वेदा टू द लास्ट वेदा अथर्ववेदा। इन चारों वेदों में 1 2 3 4 प्रगति प्रगति प्रगति, रिसर्च के बिना प्रगति नहीं। 3 टाइप्स ऑफ औषध द्रव्यास, दिव्य औषधि, पार्थिव औषधि और अप्य औषधि आर मेंशन्ड इन पुराने जमाने में। उसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट, देखिए हम जो लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं ना, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, उस जमाने में भी ये बातें संक्षिप्त रूप में, मैं ऐसा नहीं कहता कि डिटेल्ड में कुछ वर्णन था। आप तो जानते हैं कि कहीं कभार जो हमारी लिटरेचर है वो बिकॉज ऑफ द टाइम को कुछ भी कारण हो उसको वो गायब हो गई है, तो उसके हो सकता है कि उसमें डिटेल भी है। फिर हमारे जो अभी के जमाने में हमारे हाथ में है उसमें इतना डिटेल नहीं है, फिर प्रिंसिपल्स वहां पर मौजूद है। ठीक है, संजीवनी थेरेपी एंड रसायन चिकित्सा, रिजुविनेशन थेरेपी। अभी के जमाने में जो मॉडर्न वाले लोग एंटी एजिंग की बात करते हैं ना भैया, एंटी एजिंग की, वो तो हमारे जमाने में पुराने से है। पुराने उस जमाने में बताया है कि हम रिजुविनेशन करते हैं। आप तो जानते हैं कि चरक चिकित्सा स्थान का पहला अध्याय चैप्टर है रसायन अध्याय। और अभी के 21st सेंचुरी को बात चल रही है एंटी एजिंग, वार्धक्य नहीं आने के लिए। औषध सूत्र सूक्त ऑफ ऋग्वेदा इज इमेंसली इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद में यह औषध सूक्त नाम का एक चैप्टर है, उसमें क्लियरली स्पष्ट रूप से मॉर्फोलॉजी, जो द्रव्य होते हैं वनस्पति जो द्रव्य है उसकी मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट कहां पर वो पैदा हो सकते हैं, उसके टाइप्स, ये सब औषध द्रव्य के बता दिए हैं। आगे चलते हैं अथर्ववेदा, उन्होंने और आगे चलकर फिजियोलॉजी डिस्क्राइब की है, जैसे कि डाइजेस्टिव फायर, पूरी पचन प्रक्रिया, पूरी धात्वग्नि की और धातु में होने वाली मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये सब अथर्ववेद में आया है। अथर्ववेद में 2 प्रकार की चिकित्सा बताई है, जैसे कि हम जो मेडिसिन शोधन शमन करते हैं उसको बोलते हैं युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, और एक है द्रव्य व्यपाश्रय चिकित्सा, मतलब जो मेडिसिन हम देते हैं। तो युक्ति व्यपाश्रय और दैव व्यपाश्रय का मतलब मेडिसिन की बजाय जो हम स्पिरिचुअल जो ट्रीटमेंट अभी के जमाने में चल रही है ना, मेडिटेशन की ट्रीटमेंट चल रही है, होम हवन वाली ट्रीटमेंट चल रही है, हा? तो ये जो ट्रीटमेंट्स है, ध्यान धारणा और मेडिटेशन और जेम थेरेपी, देन स्टोन थेरेपी, ये जो बातें आती है ना वो सब ये दैव व्यपाश्रय में। दैव का मतलब डिवाइन, हमारी एक अंदर वाली डिवाइन कैपेसिटी हमें बढ़ानी चाहिए। अभी अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था, यहां नहीं है, एक नोबेल पारितोषिक देने वाला जो है ना, उसका नाम मैं भूल गया, वो साइंटिस्ट रॉक का नाम भूल गया मैं, रॉक फेडरल, जिसने ये नोबेल वगैरह चालू किया ना, उसकी एक वीडियो देखा मैंने। वो बहुत सबसे बढ़िया श्रीमंत व्यक्ति थी अमेरिका में, पूरे देश भर में। हाँ, तो होते होते आगे चलकर उसकी 51 उम्र में वो बहुत इल मतलब सीरियसली बीमार पड़ गया। फिजिशियंस ने बोला ये बहुत क्या बोलते हैं ना, डेंजर वाली बीमारी है, वो 1-2 साल जिएगा और मर जाएगा। देखिए, जो नोबेल पारितोषिक जो पारितोषिक आता है ना बड़ा बड़ा, वो जिसने चालू किया उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो ये बात हो गई, उस जमाने में वो सबसे बड़ा रिच, हाँ, अमीर आदमी था, है ना। उसको कोई कमी नहीं थी, वो चाहे जितना सर्जरी कर सकता था, चाहे जितने 10 डॉक्टर रख सकता था, चाहे जितनी महंगी मेडिसिन ला सकता था, कोई उपयोग नहीं था। फिर बाद में जब उसको कुछ ऐसा किसी साथ के संपर्क, संत के साथ संपर्क आने से उसको पता चला कि हमने हमारी जो इतनी श्रीमंती है उसमें से कुछ हिस्से लोगों को बांटने चाहिए, देने चाहिए। तो उन्होंने
अपरंपार दान करना चालू कर दिया, डोनेशंस, बहुत सारे डोनेशंस चालू कर दिए। और ये करते करते 1-2 साल में, और बाद में उसको पता चला कि नहीं, मेरी खुद की जो आरोग्य रखना है वो मेरी खुद की जिम्मेदारी है। उन्होंने खान पान में सुधार किया, उसने जीवन शैली में सुधार किया, उसने मेडिटेशन चालू किया। और ये डोनेशन, मेडिटेशन, ये दैवोपाश्रय चिकित्सा है। और आपको अचरज लगेगा, उसके बाद वो 40 साल तक जीता रहा, और 92 एट एज ऑफ 92 ही एक्सपायर, बट विथ सेटिस्फैक्टरी लाइफ। मतलब इसका मतलब यही है कि सिर्फ पैसा और धन दौलत से कुछ काम नहीं होता। जब भी हमारी कुछ डिवाइन कैपेसिटी बढ़ती है, तो अपने आप पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ती है, हमारी मन की सोच बदलती है, तो बीमारी अपने आप ठीक ठाक हो सकती है। मतलब खान पान, जीवन शैली और मानसिक अवस्था, ये सब इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजें अथर्ववेद में भी बताई थी, जो धीरे धीरे प्रूव हो रही है। ठीक है। विषय विज्ञान, शालाक्य तंत्र, देखिए, भूत विद्या। भूत विद्या का मतलब इन्फेक्शियस। ये भी आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। जहां जहां ये भूत, पिशाच, कृमि शब्द आते हैं, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। जो मॉडर्न वाले डॉक्टर्स हैं उनको जोर से बता देना कि हमारे ये जो कंसेप्ट है, भूत, राक्षस, एक्सेट्रा, कृमि, ये इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं। मतलब वी आर टॉकिंग, हमारे आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ये दे आर एक्सप्लेनिंग अस वेरियस टाइप्स ऑफ इंफेक्शियस डिसीजेस। आगे चलकर और भी रेफरेंस है। ये सब रिसर्च बिना, संशोधन के बिना हो नहीं सकता। ये प्रूफ है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। संहिता में संशोधन का उल्लेख आया है क्या? तो यही यही लिखना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संहिता में, आयुर्वेद में संशोधन, कोई भी क्वेश्चन आया तो यही सब पीपीटीज आपको बतानी पड़ेगी, और यही जो प्रूफ है वो आपको लिखने पड़ेंगे। बस बात खत्म हो गई। ठीक है। तो ये सब चीजें आगे आगे चलकर, रसायन, वाजीकरण, एफ्रोडिसियक, देखिए कितना बढ़िया नॉलेज था सेक्सोलॉजी के बारे में, कितना बढ़िया था। हाँ, अभी के जमाने में बोलते हैं कि सेक्स कितने दफा करना है, महीने में एक बार, 2 महीने, ये पहले से ऋतु के अनुसार आयुर्वेद के ग्रंथ में बता दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेद के बाद आता है उपनिषद। वेद के बाद उपनिषद, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द वेदास, एंड दे आर एक्सप्लेनिंग सम क्रिटिकल फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स, फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स एंड आइडियाज ऑफ हिंदुज्म। तो उसके द्वारा ये आप देख सकते हैं, उपनिषद के द्वारा, उपनिषद के टाइम, डायरेक्टली उपनिषद में नहीं हो सकता, फिर उपनिषद के वक्त ये हमारे त्रिदोष सिद्धांत, वात पित्त कफ वाला सिद्धांत, और आगे चलकर जरा साइंटिफिक उसकी लेवल बन गई, चतुष्पाद सिद्धांत। मालूम है आपको कौन से चतुष्पाद है? वैद्य, औषध, परिचारक और रुग्ण। वैद्य, डॉक्टर, औषध, मेडिसिन, परिचारक, नर्स, नर्सिंग स्टाफ, वैद्य, औषध, परिचारक और रुग्ण, ये चार मिलकर हमारी मैनेजमेंट बनती है, तो उसको बोला है चतुष्पाद सिद्धांत। ये प्रोमिनेंट, ये कब सिद्धांत प्रोमिनेंट थे? उपनिषद के काल में। छांदोग्य उपनिषद जो है एक नाम का, वो एसिमिलेशन ऑफ फूड के बारे में बताता है। हमारे जो खान पान है उसका हमारे शरीर में एसिमिलेशन कैसे होता है, वो छांदोग्य उपनिषद में बताया है। वो बताते हैं कि जो खाना खाते हैं उसके 3 पार्ट्स बन जाते हैं। एक पार्ट से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है, जैसे कि टट्टी। हाँ? दूसरा एक पार्ट बनता है जो हमारी धातु है, रस, रक्त, मांस में धातु, ये सब बनते हैं, शरीर बनता है। और तीसरा जो पार्ट है अन्न का, उसके द्वारा हमारे मन, मन भी अन्न द्वारा बनता है। इसका सादा सादा ऐसा रीजनिंग है कि खान पान का इफेक्ट न कि शरीर पर बल्कि मन पर भी होता है। कितनी बढ़िया बात है यार, हम अचरज में पड़ जाते हैं। कितने बुद्धिमान लोग वो हो सकते हैं कि जिनको ये पता था कि नाउ देयर आर द डिफरेंट इंग्लिश बुक्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड एंड जर्मनी, एंड दे आर टॉकिंग, यू आर, देखिए, यू आर व्हाट यू ईट। आपकी जो मनोवृत्ति है वो आपकी खान पान पर निर्भर है।
या अभी के जमाने में कि लोग कह रहे हैं हम तो कितने साल पुराने ये बातें कह चुके हैं और वो संशोधन के बिना हो नहीं सकता। ये बार बार मेरा स्टेटमेंट है। उपनिषद के टाइम न्यू अबाउट द रस एंड किट पार्ट ऑफ द आहार रस, उनको मालूम था कि एक पार्ट न्यूट्रिशियस होता है और एक पार्ट वेस्ट पार्ट होता है। उस जमाने में, उपनिषद के जमाने में, हार्ट की फिजियोलॉजी मालूम हो चुकी थी। इटियोलॉजी ऑफ द डिसीजेस, व्याधि के कारण धीरे धीरे मालूम चालू हो गए। षोडश कला पुरुष, षोडश कला पुरुष, आप तो जानते हैं षोडश कला पुरुष। फर्स्ट ईयर का क्रिया शारीर बुक देखकर आपको यह पता चलना पड़ेगा सुश्रुत ने जो षोडश कला पुरुष बताया कौन से 16 उसमें घटक द्रव्य है, आपको देखना पड़ेगा। स्पेसिफिक डायटेटिक्स फॉर द बेस्ट प्रोजेनी, हमारा बच्चा अच्छा पैदा होने के लिए वो गर्भिणी स्त्री ने कौन सा खानपान लेना चाहिए वो भी उस टाइम मालूम था। ऑल सच डिस्क्रिप्शंस, ये जो वर्णन है, आर नॉट पॉसिबल विदाउट द रिसर्च इन दिस फील्ड। संशोधन के बिना ये कोई भी बात नहीं कर सकता है ना। आगे चलते हैं। अभी एविडेंसेस ऑफ रिसर्चेस इन आयुर्वेदा क्लासिक्स, हमारी ग्रंथ में ये संशोधन के बारे में क्या क्या लिखा है। पहले वाला ग्रंथ है चरक संहिता। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ऑथेंटिक, सबसे बढ़िया और सबसे शास्त्रीय ये ग्रंथ है, मूलभूत ग्रंथ है। इसमें अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान, 8 सुपर स्पेशलिटी ऑफ ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा। अभी के जमाने में लोग एमडी कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, एलोपैथी में कर रहे हैं, और उनके जो है होते हैं ना ईएनटी सर्जन होते हैं, उनके फिजिशियंस होते हैं, उनके सर्जन होते हैं। तो ये तो जो कंसेप्ट है वो उस टाइम थी चरक संहिता के काल में। उसके बाद चरक संहिता में मेडिकल एथिक्स एंड एटिकेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिसर्च में तो एथिक्स की नैतिकता बोलते हैं, रिसर्च करते टाइम नैतिकता होनी चाहिए। सिर्फ हमारा फायदा होने जाने के लिए पेशेंट को कौन सी भी दवा दे दे ऐसा नहीं चलता, वो देखना पड़ता है। कई कबार जब विषारी पदार्थ होते हैं तो पहले उसके एनिमल एक्सपेरिमेंट करने होते हैं और बाद में ह्यूमन पर हम क्लिनिकल ट्रायल्स ले सकते हैं। विदाउट एनिमल एक्सपेरिमेंट some drugs cannot be treated or cannot be taken directly for the human trial, that is called the ethics। और दूसरी बात आती है कि जब हम फैमिली फिजिशियंस हैं तो रुग्ण के साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, लेडीज के साथ पेशेंट है तो हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। हाँ, चतुष्पाद के गुण तो मालूम है आपको। दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दुष्ट कर्मा शुचिर विशक। दक्ष, शास्त्र का ज्ञान होने वाला, शुचि स्टराइल, दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो, ये जो बताए ना गुण, ये सब मेडिकल एटिकेट्स एंड ये होते हैं कि रुग्ण के घर जाना है तो कैसे जाना है। हा? उसके साथ साथ प्रोटोकॉल्स, द बाइंड मेडिकल प्रैक्टिशनर सच एज, जैसे चतुष्पाद का मैंने अभी दिक्कत की, दीज आर डिस्कस्ड इन द चरक संहिता अंडर द हेडिंग पाद चतुष्टय। जैसे मैंने अभी कहा, रुग्ण है, औषध है, नर्सिंग स्टाफ है और डॉक्टर है, और वैद्य वृत्ति ऐसा उन्होंने लिखा है, वैद्य वृत्ति। उस जमाने में, चरक के जमाने में भी लोगों को ठकाने के लिए, लोगों को चीट करने के लिए भी कई डॉक्टर्स, फेक डॉक्टर्स वहां उस टाइम भी मौजूद थे। क्वैक बोलते, क्वैक, उसका भी चर्चा, क्वैक डॉक्टर्स की चर्चा, उनको कैसे पहचानना चाहिए, यह चरक संहिता में वर्णन आ चुका है। तो ये आपको बताना पड़ेगा सब लोगों को कि रिसर्च हमारे यहां कैसा है। कंसेप्ट ऑफ रसायन एंड वाजीकरण, रसायन का मतलब रिजुविनेशन और वाजीकरण का मतलब सेक्सोलॉजी या एफ्रोडिसियक। फिर उस पहले वाले अथर्ववेद में, उपनिषद में सिर्फ एक दो तीन पैरा में, दो तीन लाइंस में उसका उल्लेख था। फिर उसका प्रत्यक्षता रुग्ण के ऊपर कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, च्यवनप्राश देना होता है, हरितकी रसायन इस्तेमाल करनी होती है, शिलाजित देना पड़ता है। तो ये सब जो बातें हैं वो डिटेलिंग और उसका एप्लाइड एस्पेक्ट जो है, व्यवहारिकता, व्यवहारिक उपयोग, ये बताने का काम वेद में नहीं है, वो उपनिषद में नहीं है, वो चरक संहिता में जरूर है। तो ये प्रगति, अगेन मैं आई एम टेलिंग यू, रिसर्च के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रगति होती है। 1 2 3 4 5
स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, अभी अभी मैंने बताया। राक्षस एक शब्द है, पिशाच शब्द है, भूत शब्द है, कृमि शब्द है, पुरुषज कृमि, रक्तज कृमि, ये सब उल्लेख जो है वो इंफेक्शियस डिसीजेस के बारे में जरूर चर्चा करता है। और सबसे बढ़िया, अभी रिसेंटली 2019-2020 में पूरा का पूरा जग ये कोरोना से बहुत जल गया था, मतलब बहुत लोगों पूरे जगत को एक परेशानी आ गई थी। तो ये जो एपिडेमिक्स की बात है, एनडेमिक की बात है, पैंडेमिक की बात है, उसका भी उल्लेख चरक संहिता 5000 ईयर्स बैक बीसी में मौजूद है, और उसका नाम है जद जनपद उद्वंस व्याधि। कितना बढ़िया शब्द है, देखिए, जनपद उद्वंस, मतलब पूरे के पूरे सोसाइटी के बहुत सारे लोगों की हेल्थ जब, मतलब क्या बोलते हैं ना, उसके ऊपर असर होने वाला है, ऐसी कुछ व्याधियां हैं, तो उसको उन्होंने नाम दिया है जनोपद ध्वंसक व्याधि। यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आयुर्वेद की, जिसके द्वारा हमारा एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक सभी का अंतर्भाव इसमें हो जाता है। और उसके उन्होंने प्रमुख 4 कारण बताए थे, वायु, जल, देश और काल। इसमें जब गड़बड़ी हो जाती है, हमारे स्वस्थ वृत्त बुक आप खोलकर देखिए, उसमें पूरा वर्णन पड़ा है, आप जरूर उसका डिटेलिंग अभी के अभी स्वस्थ वृत्त की रिवीजन करवा लीजिए इस चैप्टर की, तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। रिसर्च ड्यूरिंग द संहिता पीरियड, संहिता मतलब बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। सिंपोजियम, जैसे मैंने अभी बताया कि रिसर्च होता है तो 3-4 शब्द होते हैं हमेशा, एक सेमिनार, एक वर्कशॉप, एक सिंपोजियम, एक कॉन्फ्रेंस। ये 4 शब्द हमेशा जब भी कोई लोग रिसर्च करते हैं तो उनके रिसर्च पेपर बना लेते हैं, संशोधन प्रबंध, और उसका जो सबके सामने प्रेजेंट करना होता है, तो ये 4 द्वारा हम प्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह उस जमाने में, चरक के जमाने में, डिफरेंट जो सेजेस, ऋषि मुनि थे, साइंटिस्ट जैसे लोग थे, वो भी इकट्ठा होते थे और उनमें भी बहुत सारी चर्चा होती थी। तो ये 7 सिंपोजियम बहुत इंपॉर्टेंट, चरक संहिता में 7 इंपॉर्टेंट सिंपोजियम का उल्लेख है। और उसी के द्वारा हम कह सकते हैं कि एविडेंस इज बेस्ट और 4 फोल्ड टेस्टिंग। उनके जमाने में उन्होंने बता दिया था कि हम जो सबूत पैदा करने वाले हैं, उसकी स्टैंडर्ड मेथड्स कौन सी है। एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, पेशेंट को डायरेक्टली देखना, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण, जैसे कि मानो कि आप एनीमिया के ऊपर संशोधन कर रहे हैं, एग्जाम्पल के द्वारा बता देता तो अच्छा लगता है। एनीमिया, पांडु रोग बोलते हैं आयुर्वेद, हीमोग्लोबिन की लेवल कम है, 12 to 40 ग्राम इज नॉर्मल पर 100 मिलीलीटर, 12 to 14 ग्राम पर 100 ml। इसकी जो नंबर है वो 10 से कम हो गया तो माइल्ड एनीमिया हो गया, 8 से कम हो गया तो मॉडरेट एनीमिया हो गया, 5 से कम होते बहुत सीरियस एनीमिया का प्रकार है। तो ये जब बातें आती है तो हम पेशेंट का क्या देखते हैं, पहले तो ये आंख देखते हैं ना, मालूम है आपको, यहां पर देखते हैं, तो ये पेलनेस ऑफ द कंजंक्टिवा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। नेल्स देखते हैं, ये पेल पड़ जाते हैं, उसमें 3 प्रकार होते हैं। नॉर्मल इट इज कॉन्वेक्स, तो जब एनीमिया हो जाता है तो कॉन्केव हो जाते हैं ऐसे। स्पून शेप्ड नेल्स, उसको कॉइली निकिया कहते हैं, कॉइली निकिया। कभी कभार ये कॉन्वेक्सिटी से बगैर ऐसे फ्लैट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्लेटिनिकिया। उस व्यक्ति को हम पूछते हैं, आपको कुछ ऐसे जब स्टेयर्स अपस्टेयर्स चढ़ते हैं, हाँ, तो आपको कुछ सांस उभर आती है क्या, दम लगता है क्या, तो बोलता हाँ भाई सर हम, तो उसको बोलते हैं डिस्नी ऑन एक्सर्शन। तो ये सब साइंस और सिम्टम्स के द्वारा जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जब एक आधा पेशेंट का हमारे सामने वो नहीं आ सकता, फिर हमारा उसका रिलेटिव कुछ हमारे पास आ गया और वो बोला सर ये डॉक्टर हमारे हीमोग्राम का रिपोर्ट है हमारे भैया का, उसमें नंबर आ गया है हीमोग्राम, हीमोग्लोबिन परसेंटेज, और आपको वो नंबर दिख रहा है 8 ग्राम पर 100 ml। तो सिर्फ नंबर देखने से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को एनीमिया की शिकायत है। वो व्यक्ति आपके सामने नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष नहीं देख सकते आप, फिर रिपोर्ट देखकर जब आप कुछ बातें करते हैं तो उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। जैसे कि यूरिया और क्रिएटिनिन, उसको बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट।
पेशेंट हमारे सामने नहीं है, किसी ने रिपोर्ट दिखाया सर ये देखिए यूरिया का जो प्रमाण है वो 40 हो गया है, 80 हो गया है और क्रिएटिनिन 2.5 हो गया है, तो हम सोच सकते हैं इस व्यक्ति को किडनी डैमेज की संभावना है, तो अनुमान हो गया। आप्तोपदेश, आप्तोपदेश मतलब अभी तक जो हमारे आचार्य है उन्होंने हमें कुछ सिखाया है चरक ग्रंथ के द्वारा, सुश्रुत ग्रंथ के द्वारा, और वो जो, और ये मॉडर्न वाले जो डेविडसन है और कुछ मॉडर्न की मेडिसिन की बुक्स है उसमें जो लिखा है वो तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तरह के ऑथेंटिक बुक्स है। तो ऑथेंटिक बुक्स से, ऑथेंटिक टीचर्स के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है उसको बोलते हैं आप्तोपदेश। और ये सब मिलाकर हम जब मैनेजमेंट की सोच करते हैं तो उसको बोलते हैं युक्तिक प्रमाण। मैं एखादी व्यक्ति को हिमैटिनिक्स, आयरन की, लोहासो क्यों देता हूं, तो मैं या तो प्रत्यक्ष देखता हूं, या तो उसका रिपोर्ट देखता हूं, या तो मेरे को बता दिया है कि ऐसे ऐसे लक्षण है तो ये पांडु हो सकता है और इसको ये देना पड़ता है। तो ये युक्ति का मतलब सब नॉलेज का एकत्रीकरण करके कुछ निर्णय लेना, तो उसको बोलते हैं युक्ति, लॉजिकल इन्फरेंस। ओके, आगे चलते हैं। ये जो सिद्धांत नाम का शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च में। आप जाकर देखिए कि सिद्धांत की पदार्थ विज्ञान, हमारी जो फर्स्ट ईयर की बुक है वो कृपा करके ओपन कीजिए, वहां पर सिद्धांत का डेफिनेशन दिया है। यहां परीक्षक ही बहुविधम, बहुत एग्जामिनेशंस करके, बहुत टेस्ट करके स्थाप्यते निर्णय, जो कंक्लूजन हम निकालते हैं। अभी के जमाने में भी रिसर्च करते समय थीसिस जो बनाते हैं, ग्रंथ बनाते हैं रिसर्च संशोधन का, तो आखिर में एक कंक्लूजन आता है। तो सिद्धांत, तो वो कंक्लूजन कैसे आता है, तो वो व्यक्ति जो है, बच्चा जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करता है, चाहे वो क्लिनिकल हो चाहे वो लेबोरेटरिकल हो, और उसके बाद वो निर्णय आ जाता है। तो ये सिद्धांत का यही अर्थ है, डिट्टो, DITTO। सिद्धांत कैसे निर्माण हुआ आयुर्वेद में, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा कंक्लूजन निकाला गया। तो सिद्धांत के 4 टाइप्स यहां पर हमने बताए हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस ऑफ द नॉलेज, वो सभी के लिए, मतलब एलोपैथी हो आयुर्वेद हो, सभी में क्या करते हैं, त्रिविध परीक्षा, दर्शन स्पर्शन प्रश्न, इंस्पेक्शन पाल्पेशन एंड इंट्रोगेशन। तो ये सभी को मान्य है, तो उसको बोलते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। परितंत्र सिद्धांत, ये सिर्फ स्पेसिफिक ब्रांच को लागू होता है, जैसे आयुर्वेद का त्रिदोष सिद्धांत है, वो आयुर्वेद का खुद का है, वो एलोपैथी में नहीं है, तो उसको बोलते हैं परितंत्र सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत, ट्रूथ इंप्लाइड बाय ए गिवन कॉन्टेक्स्ट, मतलब जब भी हमारा रिसर्च पूरा हो जाता है और उसके द्वारा हम कंक्लूजन निकालते हैं कि ताप्यादि लोहवटी जो है वो एनीमिया में काम करती है, ऐसा मेरा सिद्धांत है, तो ये ट्रुथ निकाला मैंने बाय द गिवन कॉन्टेक्स्ट, ये मैंने ऐसे पेशेंट लिए थे और उसके द्वारा ये निकाला है, तो उसको बोलते हैं अधिकरण सिद्धांत। और ये है अभ्युपगम सिद्धांत। पहले सिद्धांत से पहले हम कुछ गृहीतक बना लेते हैं कि मैं मानता हूं कि ये मेरा जो लोहासो है वो एनीमिया के पेशेंट पर काम करेगा, ऐसे मैं शुरुआत में जो मानता हूं उसको बोलते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। बाद में फाइनल कंक्लूजन आता है तो अधिकरण सिद्धांत हो जाता है। समझ गई बात, आगे चलते हैं। सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता इज अ टेक्स्ट बुक ऑफ काय चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन। फिर देखिए आयुर्वेद में भी जैसे जैसे चरक को ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दिए कि जिसका सर्जरी के बिना काम नहीं कर पाते, तो उन्होंने लिखा दिया तत्र धन्वंतर्याणाम अधिकार। तो सुश्रुत की सर्जिकल जो ट्रेनिंग है, शस्त्र कर्म वाली जो टीचिंग और ट्रेनिंग है, वो हमें बहुत काम आती है अभी के दिनों में भी। उसके जो सिद्धांत है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इसके लिए सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी ऐसे नाम बता दिया है मॉडर्न के सर्जरी के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में। लव एंड बेल स्टैंडर्ड बुक्स है, उन्होंने लिखा है पहले इंट्रोडक्शन में कि सुश्रुत इज सपोज टू बी द फादर ऑफ सर्जरी। क्यों लिखते हैं ऐसा, बिना रिसर्च के हो सकता है क्या। उसके बाद आता है, उन्होंने कम्युनिकेबल डिसीजेस में की बारे में भी बात की है, जिसको संसर्गजन्य व्याधि उन्होंने बताया था, निश्वासात, सहवासात, मतलब ड्रॉपलेट इंफेक्शन हो सकता है, बाय द ह्यूमन कांटेक्ट हो सकता है, ऐसे कुछ डिसीजेस के नाम उन्होंने बताए थे। एक सिंपल सा था कंजंक्टिविटिस के बारे में। उसके बाद गर्भावत क्रांति विषयक परिषद, उसमें कॉन्फ्रेंस की बात आती है
जहां पर सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि ये जो बच्चे का एम्ब्रियोलॉजी है, पेट में जो बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है, उसके बारे में डिटेल चर्चा हो गई थी शास्त्रज्ञ में, और उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे संशोधन के द्वारा। उसके बाद अष्टांग हृदय। आप तो जानते हैं कि अष्टांग हृदय इज नथिंग बट ए गाइड। चरक सुश्रुत का अच्छा अच्छा जो फॉर्मुलेशंस है वो उन्होंने डालकर एक नया उसका वर्जन बना दिया, उसको हमने अष्टांग हृदय नाम दिया। माधव निदान जो है, निदाने माधवा श्रेष्ठा। डायग्नोसिस करना है तो सबसे बढ़िया कॉजेस के बारे में डिस्कशन करने वाला ग्रंथ आयुर्वेद का है। जैसे देखो स्पेशलिटी कैसी बन रही है, भाव प्रकाश निघंटु में ज्यादातर ये जो हमारी औषधि द्रव्य है वनस्पति जल, उसके बारे में बताया है। इतना ही नहीं तो चरक के बारे में, चरक में भी वनस्पति थी। फिर ये भाव प्रकाश आगे चलकर क्या बताया उन्होंने, सब्स्टिट्यूट, मतलब एक द्रव्य नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह दूसरा द्रव्य कौन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब द्रव्य गुण के बुक्स खोलना चाहिए आपको होमवर्क के लिए, और उसमें ये प्रातिनिधिक द्रव्य के 5 एग्जांपल्स आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर आनंदित हो जाऊंगा। शारंगधर संहिता में ही पुराने जमाने में चरक सुश्रुत में सिर्फ फॉर्मुलेशंस बता दिए थे, फिर उसका पूरा डिटेलिंग, औषध कैसे बनाना चाहिए, स्वरस कैसे बनाना चाहिए, कल्क कैसे बनाना चाहिए, फांट कैसे बनाना चाहिए, काढ़ा कैसे बनाना चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट कैसी बनानी चाहिए, ये सब बातें शारंगर संहिता में बताए। और एक स्पेशलिटी और है, रेस्पिरेशन का बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नाभिस्ता प्राणपवना स्पृष्ट्वा हृत्कमलांतरम कंठात बहिर्विनिर्याति पातुम विष्णु पदामृतम। ये सब जो चीजें हैं रेस्पिरेशन, घबराइए मत, आप क्रियाशाली का मेरा बुक देखिए, उधर ये आपको श्लोक मिल जाएगा। काश्यप संहिता तो आप जानते हैं कि ऑब्स्टेटिक्स, जो बच्चों पैदा होने वाली जो प्रक्रिया डिलीवरी की होती है उसके बारे में सब, और पेडियाट्रिक्स बच्चों के बारे में सबसे डिटेल्ड, उसकी खान पान के बारे में, उसके व्याधि के बारे में, सब बता दिया है काश्यप संहिता में। सो दिस इज अ स्पेशल ग्रंथ फॉर द पेडियाट्रिक्स। उसके साथ साथ उन्होंने ये जो सुवर्ण अभी चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, सुवर्ण मात्रा वैक्सीनेशन की तरह हमारी जो सुवर्ण कल्प है, तो ये सिद्ध सुवर्ण सिद्ध जल भी देते हैं और सुवर्ण सिद्ध घृत भी देते हैं। तो ये सब चीजें जो अभी के जमाने में चल रही है उसका संदर्भ कश्यप संहिता में आया है पहले से। सुवर्ण प्राशन संस्कार लिख दीजिए आप, सुवर्ण प्राशन संस्कार, उसके बारे में कश्यप संहिता में पहले बताया है। उसके बाद आता है, ये संहिता वगैरह खत्म हो गई। अभी के जमाने में मतलब जैसे इंग्रज और जो फॉरेनर्स थे वो अलग अलग प्लेसेस पे जाकर अलग अलग कुछ उन्होंने आक्रमण भी किया, उसके साथ उन्होंने अपना शेयर भी दिया और एक्सचेंज भी किया नॉलेज का। तो उन्होंने एक यहाँ रेफरेंस है, पोर्तुगीज फिजिशियन प्री कॉलोनिकल पीरियड, जो कॉलोनीज बनाई ना, इंग्रजों ने भी कॉलोनी बनाई, तो पोर्तुगीज फिजिशियन जो था उन्होंने कुछ आयुर्वेद के जो ड्रग्स है उसका एक आयुर्वेदिक फार्माकोपिया बना दिया, उन्होंने एक संग्रह ग्रंथ बना दिया। उसके आगे चलकर भी कुछ ये साइंटिस्ट है, फॉरेनर्स है, उन्होंने भी मेडिकल मेडिसिनल वेल्थ ऑफ द प्लांट्स, केरला में जो भी वनस्पति है उसके संकलन करके उसके द्वारा भी कुछ रिसर्च किया था अभी के जमाने में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था सारांश रूप में। आगे चलकर बहुत सारे बातें थोड़ी धीरे धीरे हम करेंगे। एक और रेफरेंस यहाँ स्लाइड पर नहीं लिखा है, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लिख दीजिए तुरंत, क्योंकि बाकी के जो पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो पढ़ने में इतना मेरे को अभी के वक्त ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एक बात आप लिख दीजिए रिसर्च की डेवलपमेंट के बारे में। रसशास्त्र ये बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है। चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय मतलब वाग्भट का काल बिफोर क्राइस्ट था, बीसी 5000 ईयर्स, देन 100 फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, है ना, आगे आफ्टर क्रिस्ट, तो ये 6th एसी आफ्टर क्राइस्ट, 12th क्रिस्ट। तो ये जब भी रसशास्त्र का उदय हो गया तो एक प्रकार की क्रांति होगी। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, रिसर्च, ये रस औषधि का संशोधन, ये आयुर्वेद में एक बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूं। उसके लिए कई लोगों में डिबेट होता है कि रसशास्त्र आयुर्वेदिक नहीं है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है, वो बात छोड़ दीजिए, मैं उसके ऊपर ज्यादा भाष्य नहीं करना चाहता। फिर मैं मानता हूं कि जो रसशास्त्र के बुक्स आपने खोलकर देखिए, फिर एक बार इतिहास पढ़िए रसशास्त्र का, रसशास्त्र का जो सेकंड ईयर को आपको सब्जेक्ट था उसका इतिहास, हिस्ट्री देखिए। रस का मतलब पारा, मर्क्यूरी,
तो पारा गंधक से बने हुए जब प्रोडक्ट चालू हो गए आयुर्वेद में, पारा मर्क्यूरी एंड सल्फर के, उसमें इतना फायदा हुआ। एक दो तीन इंपॉर्टेंट फायदे मैं आपको बताना चाहता हूं। वनस्पति द्रव्यों से अलावा चरक के ग्रंथ तो महान है, चरक के फॉर्मुलेशन तो महान है, फिर ये जो नए नए रसौषधि आए उससे बहुत ही फायदा। आयुर्वेद का एक प्रकार का एक क्रांतिकारी रिसर्च है, ऐसा मेरा कहना है। रस औषधियों का समावेश आयुर्वेदिक औषधियों के प्रैक्टिस में करना, यह बहुत वाली संशोधन पूर्वक की गई चीज है, बदलाव है। क्योंकि पारागंधक जब औषधि में हम ऐड करते हैं तो उसमें योग वाहित्व आ जाता है, योग वाही, कैटलिस्ट एक्शन, तो इंस्टेंट उसका फायदा हो जाता है। चूर्ण खाते खाते हैं तो टाइम लंबा लगता है, काढ़ा पीते हैं तो टाइम लगता है, सोरस पीते हैं तो भी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जब आप एक टैबलेट लेंगे जो रसौषधि नाम से जाना जाती है, वो उसकी एक्शन बहुत तीव्रता से, जल्द गति से होगी। दूसरा फायदा होता है उसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है। कौन सा भी चूर्ण होता है उसकी जो ताकत होती है, कार्यकारी शक्ति, वो ज्यादा से ज्यादा 3 4 6 महीने तक चलती है। फिर जब हम रसौषधि बनाते हैं तो 2 साल 3 साल तक उसकी एक्सपायरी डेट हम लिख सकते हैं। तो वो शेल्फ लाइफ, एक्सपायरी डेट बढ़ गई, एक्शन क्विक हो गई, मात्रा जो है मात्रा बहुत कम लगती है। एक उदाहरण देने वाला हूं, मात्रा कम लगती है, डोज बहुत कम हो गया। और चौथा जो है, जब टैबलेट फॉर्म में आ गई तो उसको पैलेटेबिलिटी, लोगों की लेने की संभावना बढ़ जाती। अभी के दिनों में भी आप देखिए, जब चूर्ण लोगों को देना पड़ता है तो थोड़ा सा, कई सब नहीं, कई लोग बोलते नहीं सर इसकी टैबलेट नहीं मिलती क्या। तो अभी बहुत सारे चूर्ण के टैबलेट्स बाजार में है। त्रिफला चूर्ण, त्रिफला घनवटी, अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण वटी मिल रही है, सीतोपलादि चूर्ण, सीतोपलादि चूर्ण वटी बाजार में आ गई है। क्यों आ गई है? तो उसको बोलते हैं कि लोगों का प्रतिसाद, पेशेंट का प्रतिसाद, इंग्लिश में उसको कॉम्प्लायंस बोलते हैं। तो एक कॉम्प्लायंस बढ़ जाता है, और कॉम्प्लायंस बढ़ने से असर ज्यादा आता है। तो अभी एक मैं बात बताना चाहता था कि डोज कैसे कम हो गया। एक लीवर के लिए सबसे बढ़िया चरक ऋषि ने बताया कुटकी चूर्ण, कुटकी, पिक्रोर हैजा कुरो। फिर जब हम लीवर को तंदुरुस्त करना है, जॉन्डिस में, सिरोसिस में, असेटिस में, तो 2 2 चम्मच देना पड़ेगा एक दफा, 3 टाइम, 3 टाइम्स इन अ डे। और वो इतना कड़वा कि पूछो मत, बिटर टेस्ट, हम ले ही नहीं सकते, कैसे लेंगे इतना बड़े। तो ये कुटकी जब पारागंधक के साथ मिश्रित की गई और उसकी आरोग्यवर्धिनी नाम की टैबलेट बनाई, आरोग्यवर्धिनी, तो ये इसमें 50% वो कुटकी है। फिर उतना डालना नहीं पड़ता है उसमें, टैबलेट 500 250 मिलीग्राम की बन गई और 2 2 गोलियां निगल गई, तो बस बात हो गई। मेरा खुद का एक रिसर्च है जॉन्डिस के बारे में, आप फिर लिख सकते हैं, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस बिकॉज ऑफ द वायरस ए, डॉक्टर देशपांडे का खुद का संशोधन, डॉक्टर श्रीकांत वाक के साथ सर है हमारे। जब भी आपके पास पीलिया रोग, जॉन्डिस का, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ए बोल रहा हूं, बी नहीं, दूषित पानी से जो जॉन्डिस होती है, आप आरोग्यवर्धिनी 3 3 गोली 4 दफा, ओ बढ़िया मात्रा, 3 3 गोली 4 दफा, उसके साथ कुमारियासो नंबर 1, 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, बिल्कुल उसकी भूख एक हफ्ते में सुधर जाती है, उसका बिलिरुबिन लेवल एक हफ्ते में कम हो जाता है। तो इसी डॉक्टर देशपांडे के एक संशोधन के साथ मैंने आज का लेक्चर कंप्लीट किया है। मिलते हैं ऐसी ही अलग अलग इंटरेस्टिंग, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, and we will continue our further lectures with the different subjects. Thank you very much and take care.